नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 58 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूनिका इंटरना फाउंड? निम्न में से किसमें ट्यूनिका इंटरना पाई जाती है? ए आर्टरी, बी वेन, सी कैपिलरीज एंड डी ऑल ऑफ दिस। ट्यूनिका इंटरना एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सभी प्रकार की ब्लड वेसल्स जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी में पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। एक चित्र के माध्यम से हम लोग एक फिगर के द्वारा देखेंगे कि इस प्रकार से कहाँ पर ब्लड वेसल्स में ट्यूनिका इंटरना होती है, कहाँ पर ट्यूनिका मीडिया होती है और कहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। तो ये एक वेन का फिगर है, एनाटमी है, जिसमें बाहर की ओर हम देख सकते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना है, बीच में ट्यूनिका मीडिया है और ये ट्यूनिका इंटाइमा है। इसी प्रकार से आर्टरी में भी यही स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड एट द कॉर्नर इज। कार्पल अस्थियों में कोणों में अधिकतम फ्रैक्चर होता है। ए स्केफाइड, बी ल्यूनेट, सी ट्राइकेट्रम एंड डी हैमेट। कार्पल बोन में जो सबसे अधिक फ्रैक्चर होता है यह होता है स्केफाइड में, इसलिए ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्पल बोन में स्केफाइड की क्या स्थिति है। यहाँ पर ये दो हड्डियां आती हैं, यहाँ पर अल्ना रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पर रेडियस के से कनेक्ट सीधी हुई जो कार्पल होती है, यहाँ पर इसको हम लोग स्केफाइड कहते हैं और इसमें फ्रैक्चर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। कार्पल हड्डियों में स्केफाइड हड्डी में सबसे अधिक फ्रैक्चर होता है। यह हड्डी कलाई के अंगूठे की तरफ होती है और गिरने पर हाथ के बल आने पर अक्सर टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोन फ्रैगिलिटी इज ड्यू टू। बोन फ्रैगिलिटी किससे होती है? ए ऑस्टियोपोरोसिस, बी आर्थराइटिस, सी रिमेटिज्म एंड डी कोले। बोन फ्रैगिलिटी का मतलब होता है बोन का फ्रैगाइल हो जाना, भंगुर हो जाना, हल्की सी चोट लगने पर ही जब टूट जाना, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसमें हड्डियों में पोर्स बन जाते हैं और ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही है। Bone fragility or the tendency for bones to break easily is primarily due to a combination of factors including decreased bone density, altered bone microarchitecture, and changes in bone's material properties. These changes can result from various conditions like osteoporosis, genetic disorders like osteogenesis imperfecta, and even age-related decline. ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर तो आंसर दिया गया है। इसके अलावा भी हड्डियों में कमजोरी होती है, हड्डियों के टूटने का जो खतरा होता है, इसमें कई प्रकार के कारण भी हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक कारण भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक यहाँ पर नॉर्मल बोन दी गई है, आप इसकी डेंसिटी देखिए, और यहाँ पर एक ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन दी गई है, आप इसकी डेंसिटी देखिए, तो देखेंगे कि इसमें बीच बीच में कितने पोर्स बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑस्टियोपोरोसिस सही होगा। इसका एक कारण और होता है, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, और एस्ट्रोजन की कमी हो जाने के कारण भी शरीर में कैल्शियम जमा नहीं हो पाता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो प्राइमरीली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? पोलियो का प्रभाव शरीर के किस भाग पर होता है? ए ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी बोन्स एंड डी स्किन। पोलियो एक ऐसा रोग है जिसमें पैरालिसिस देखने को मिलती है और इसके लिए लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें शरीर में जो अंग इस पे प्रभावित होगा वह होती है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है वह सबसे अधिक इसमें प्रभावित होता है, जिससे कि पैरालिसिस हो
पैरालिसिस हो जाता है। और यदि ये सीवियर फॉर्म में हो जाए पोलियो तो इससे व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। इस प्रकार से हमारा आंसर भी सही है। पोलियो अफेक्ट्स द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लीडिंग टू पैरालिसिस। पोलियो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से में स्थित मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। तो ये जो एंटीरियर हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। पोलियो वायरस मुख्यतः मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो इंपल्सेस को संबंधित अंग तक ले जाने का काम करते हैं। इससे फ्लैसिड पैरालिसिस होता है जहां मांसपेशियां कमजोर व निष्क्रिय हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन विच डिजीज आर आरबीसी डिस्ट्रॉयड। किस रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का डिजनरेशन होता है? ए मलेरिया, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी टाइफाइड एंड डी डिप्थीरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए दिया गया है मलेरिया, इसमें आरबीसी कम हो जाती हैं क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का परजीवी होता है वो आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। What can chronic placental insufficiency due to placenta previa lead to? प्लेसेंटा प्रीविया के कारण होने वाली chronic placental insufficiency किससे जुड़ी हो सकती है? A. Intrauterine death, B. Congenital malformation, C. Fetal growth restriction and D. Asphyxia। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्रॉनिक प्लेसेंटल इनसफिशियंसी से जो जुड़ी हुई डिजीज है यह होती है फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो होता क्या है कि जब फीटस को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, पोषण नहीं मिल पाएगा, तो वृद्धि एवं विकास, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है फीटस का, वो रुक जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर सी सही होता है, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। वाल्साजाइड इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लामेशन ऑफ विच टिश्यू। वाल्साजाइड दवा का उपयोग किस ऊतक की सूजन के उपचार में किया जाता है? ए ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, बी वॉल म्यूकोसा, सी वेनरल म्यूकोसा एंड डी रीनल म्यूकोसा। वाल्साजाइड दवा का उपयोग किया जाता है वॉल म्यूकोसा के इन्फ्लामेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सैल्मोनेलोसिस इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच रूट। सैल्मोनेला संक्रमण किस मार्ग से फैलता है? ए वाहक, बी एयर, सी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड डी फोमाइट्स। साल्मोनेला संक्रमण जो फैलने का माध्यम होता है यह होता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और जल। तो इसके जो मुख्य कारण होते हैं कि अंडर कुक्ड या पोल्ट्री मीट खाने से, अधपका मांस खाने से यह बीमारी नॉर्मली होती है। और इसका जो वेक्टर होता है ये एक तो कीटों से नहीं फैलता है, मच्छरों से नहीं फैलता है, ना ही एयरबोर्न होता है और ना फोमाइट्स से फैलता है। फोमाइट्स तो इस प्रकार से जो फैलने का तरीका होता है कच्चा मांस खाना, कच्चा अंडा खाना, इस प्रकार से इसमें जो कंटामिनेटेड फूड होता है और दूषित पानी पीना, इससे ये फैलने की संभावना सैल्मोनेला की रहती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट टाइप ऑफ रेज आर एक्स रेज। एक्स रे किस प्रकार की किरणें हैं? ए अल्ट्रावायलेट, बी इंफ्रारेड, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एंड डी लेजर रेज। एक्स रे किरणें होती हैं यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं, हाई एनर्जी रेज होती हैं और इनका जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, 2 परमाणुओं के बराबर होती है। और एक्स रे किरणें एक बात और है कि प्रकाश की गति से चलती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा।
एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट 6 वीक्स ऑफ एज? कौन सा टीका 6 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है? ए बीसीजी, बी डीपीटी एंड सी एमएमआर, डी टीटी। तो यहाँ पर बीसीजी तो जन्म पर लगाया जाने वाला टीका है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीपीटी टीका एक ऐसा टीका होता है जिसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। तो 3 बीमारियां से इसमें बचाव होता है, और इसकी जो पहली डोज होती है डीपीटी की, ये 6 सप्ताह पर देते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।